नमस्कार आप सभी को। और नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। पहली बार डॉक्टर श्री पाटिल मैडम का केस हम लोग ले रहे हैं एचएसएच में। मुझे पता था कि इनके अंदर हुनर तो है, एबिलिटी तो है, पर वैसा मौका नहीं मिल रहा था, वैसा एक रिदम नहीं मिल रही थी। अभी आज कुछ ऐसा संयोग बना कि मैंने बीच में इनसे पूछा और बस, तो एक अच्छा केस अगेन और एक अच्छी लर्निंग की उम्मीद के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। वेलकम मैडम। यस सर। थैंक यू सर। तो हमारी पेशेंट है 74 इयर्स, एक फीमेल है। वो आई थी। उनका घुटने में कुछ दर्द था, बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज्यादा था, और सूजन भी वो टाइम बहुत ज्यादा था। ठीक है। हर एज इज 74 इयर्स। तो आपने वो बड़ी बेटी के साथ आई थी। ठीक है। तो वो नैरेट कर रही थी कि मेरे पैर में बहुत दर्द है, ये है वो है। बहुत बहुत बातें बहुत कर रही थी वो। तो फिर उनका से था, मेरे राइट नी जॉइंट में बहुत पेन होता है, सूजन भी रहती है, बहुत एलोपैथिक दवाई कर ली। अब डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट के लिए बोला है। मेरी बेटी आपके पास आती है दवाई के लिए। तो वो बोल तो वो बोली, आपको एक बार दिखा लेते हैं, दर्द कम ना हुआ तो फिर सर्जरी करवानी पड़ेगी। फिर बोली, मेरे दोनों पैर में कॉन्स भी हुए हैं, और ऐसा इश्यू उसकी माँ को भी था, ये भी उन्होंने बताया। तो वो बातें कर रहे थे। फिर मैंने पूछा, घर पे कौन कौन है? तो बोले, हस्बैंड है, मैं हूँ, बेटा है, बहू है, पोता है। तो मैंने पूछा नहीं था, तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि बेटे का इंटरकास्ट मैरिज हुआ है, और हम लोग जीएस भी है, और बहू है वो जैन है। बोले, ठीक है। तो मैंने पूछ लिया कि क्या है, कि बहू के साथ कैसी जमती है अब भी? बोले, ठीक है, भी जमा के लेती हूँ उसके साथ। आजकल की बहुएं कैसी होती है, आपको तो पता ही है, किसी का सुनती नहीं है। तो मैंने बिना पूछे ही वो सब बातें बता रही थी। सुबह उठती है, लैपटॉप लेके बैठ जाती है। ठीक है। फिर बीच बीच में बोल रही थी, मेड भी रखी है मैंने। मैंने बोला, ठीक है, आपको मदद तो होती रहती होगी। तो बोली, नहीं, मेड रखी तो हमने है, लेकिन वो सब उसका ही काम कर लेती है, हमारा कुछ हेल्प नहीं होता है मेड से। बाकी सर का सब घर का काम मैं ही अकेले ही कर लेती हूँ। बोले, ठीक है। फिर आगे बोले, मेरे हस्बैंड भी अभी बूढ़े हो चुके हैं, उनकी एज भी 77 इयर्स है। वो भी कभी कभी काम में हाथ बटाते हैं, यानी फिर रोज थोड़ा थोड़ा ऊपर का काम होता है, वो कर लेते हैं। मैंने बोला, ठीक है। और तो बोला, आप इतना काम कर लेते हैं, तो फिर आपको कभी गुस्सा नहीं होता कि कितना मैं अकेली काम कर लेती हूँ, इतना उम्र हो गया? तो पेशेंट बोल रही कि हाँ, गुस्सा तो आता है, बहुत आता है, मैं कभी कभी उसको बोल भी देती हूँ, मैं कितना काम करती हूँ, मैं कितना काम करती हूँ, फिर बाकी सब मेड रखा है, तो भी मुझे ही काम करना पड़ता है। तो नहीं, ठीक है, तो फिर घर में झगड़ा वगैरह तो होता रहेगा फिर इस बात से। तो बोली, नहीं, मैं झगड़ा नहीं करती हूँ। तो मैं बोली, फिर झगड़ा नहीं होता है, गुस्सा ही आता है? बोली, हाँ, गुस्सा ही आता है, मैं थोड़ा बोल देती हूँ, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बात करती। तो मैं बोली, क्यों नहीं करते? आप इतना कर रही है, इतना उम्र में भी, तो आपको तो कुछ बोलना भी चाहिए ना। बोली, नहीं, अभी क्या करें, कि अभी बेटे के साथ ही रहना है, और ये हमारा इकलौता बेटा है, और दो बेटियां हैं, तो कुछ हुआ तो इसके साथ ही रहना है। बोली, ठीक है, चलो। तो ऐसे उसका सही था। फिर उसकी बेटी के साथ आई थी, तो उसको भी थोड़ा पूछ लिया। तो बोल रही थी, सब काम मम्मी ही करती है, और सब खर्चा पापा ही देखते हैं। ओके। तो वो अंकल है, वो अभी रिटायर्ड है, उनका पेंशन है, तो उसके अच्छा है पेंशन, तो उस पे ही घर चलता है। और ये दो बहू और बेटा दोनों भी बैंक में है,
फिर भी घर पे कुछ खर्चा नहीं करते। तो फिर एनालिसिस करके उनका रूब्रिक्स लिया था। सो फर्स्ट रूब्रिक वाज एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म। ठीक है, गुस्सा तो आता था, बहू ने कभी कुछ टोक दिया, रोक दिया, गुस्सा तो था ही उसको। जो वो बोल रही थी उसके टोन से तो गुस्सा लग ही रहा था। द सेकेंड वॉज कर्सिंग। ठीक है, तो बहू के बारे में इतना कुछ बोल रही थी, पूछा भी नहीं था, फिर भी बहुत बोल रही थी। मेरे सामने इतना अच्छा बोल रही थी, तो घर पे तो या मन में तो गाली तो देती ही रहेगी। द नेक्स्ट रुब्रिक इज ट्रांक्विलिटी रिकंसाइल टू फेट। तो उसने बोला था कि देखते हैं 3 महीना दवाई करके, नहीं हुआ तो फिर सर्जरी तो करना ही पड़ेगा। तो आई टू ट्रांक्विलिटी रिकंसाइल टू फेट। Then the fourth rubric was fear pollution after. Okay. तो व्हाट इज अ पोल्यूशन? उसको डर था, फियर था कि पल्यूट हो जाएगा घर का वातावरण। तो घर का वातावरण क्यों पल्यूट हो जाएगा? इनकी झगड़े की वजह से। इसके लिए उसके मन में गुस्सा तो था, पर वो बोलती नहीं थी ज्यादा। थोड़ा कुछ बोल दिया, बहुत बहुत गुस्सा है, थोड़ा बोल दिया, ठीक है, ज्यादा नहीं बोलना है, झगड़ा नहीं करना है। तो उसको ये बात का डर था, उसको हार्मनी नहीं चाहिए था, गुस्सा तो था ही, हार्मनी नहीं चाहिए था, लेकिन बोलना नहीं है, घर का वातावरण खराब नहीं करना है, क्योंकि एक लौता बेटा है, उसके साथ ही रहना है, कुछ हो जाए उसके साथ ही रहना है। अगर वो छोड़ के चला गया तो ये डर था। सो आई टू फियर आफ्टर पोल्यूशन। सो पोल्यूशन, व्हाट इज अ पोल्यूशन? पोल्यूशन कब होता है? जब अच्छे वातावरण में कुछ गंदगी या टॉक्सिक गैसेस मिल जाता है, तब पोल्यूशन हो जाता है। तो इसके लिए इट इज अ पोल्यूशन दिया कि अगर वो कुछ बात करे, गंदा कुछ बोल दे, तो जो घर का वातावरण है वो खराब हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे। तो इसका उसको हमेशा डर रहता था, इसके लिए वो ज्यादा काम करती थी, कुछ ज्यादा कुछ बोलती नहीं थी, काम करती थी। द नेक्स्ट इज कॉन्ट्राडिक्शन, intolerant of contradiction. Restrain himself, okay, has to restrain himself to keep from violence. गुस्सा इतना था, दिमाग भी शांत रखना था, मुंह भी बंद रखना था, नहीं तो घर पे झगड़े हो जाते थे। एंड द नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन एग्रीवेट्स। तो कॉन्स्टिपेशन एग्रीवेट्स में क्या है? कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? जो गंदगी है वो बाहर निकलती है तो ठीक रहता है, शरीर शुद्ध रहता है। अगर नहीं निकल रही है तो कॉन्स्टिपेट हो जाता है। ठीक है, तो जो गंदा है वो बाहर निकलना है, अगर नहीं निकलना है तो अंदर जमा हो रहा है, ऐसे ही वो कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है और उससे एग्रीवेट होके बाकी सब उसके कंप्लेंट चालू हुए थे। तो रेमेडी निकाली थी तो वो ये 2 रूब्रिक पे ही पहले निकाली थी, फियर आफ्टर पोल्यूशन, कॉन्ट्राडिक्शन, इंटॉलरेंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, आगे कुछ रूब्रिक्स है, तो पहले 3 रूब्रिक हो गए। Then the fourth one is done. Now the next is anxiety lameness with. लेमनेस यानी क्या बोलते हैं हम लोग की वीकनेस है, हतबलता है, कि अभी कुछ नहीं मैं कर सकती, अभी इतना एज हो गया है, कुछ कर नहीं सकती। तो ये एक रूब्रिक लिया था, एंजाइटी विथ लेमनेस। देन फ्राइटन इजिली एट स्लाइटेस्ट नॉइज, ये उसने बीच में बोला था कभी। देन फियर ऑफ इनवॉलेंटरी स्टूल, कि मुझे जो बोलना है अगर मैं बोल दे, ठीक है, तो फिर से वातावरण गंदा हो जाएगा, गंदगी फैल जाएगी, इनवॉलेंटरी स्टूल हो जाएगा, सब गंदा हो जाएगा, ये डर था। देन कर्सिंग था, बहू को तो गाली तो देती रहेगी। अगेन रेट्रोस्पेक्टिव रूब्रिक, माइंड कंप्लेनिंग, ऑलवेज कंप्लेनिंग, कभी भी आओ बिना पूछे बहू का ही चाल, बिना पूछे, नहीं पूछा फिर भी चालू, कंप्लेन तो बाजू में रह गया, बहू का ही चालू, ये होगा वो हो गया, आज उसने ये लाया वो लिया, पैसा नहीं दिया, ये सब। देन द नेक्स्ट इज माइंड फ्रैटरनाइज विथ होल वर्ल्ड। फ्रैटरनाइज इज
फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी इज कम्युनिटी, यानी अपना एक कम्युनिटी रहता है, जैसे डॉक्टर का कम्युनिटी रहता है फ्रैटर्निटी, या कोई इंजीनियर का रहता है, जो शॉप वालों का एक फ्रैटर्निटी रहता है उन लोग का। ठीक है, तो इसका कैसे था कि सबसे एकदम घुल मिल के बात करते थे, जिधर जरूरत भी नहीं है इतना घुल मिल के बात करने की, उधर भी बहुत घुल मिल के बात करते थे। बाहर वेटिंग एरिया में भी बैठी थी तो सब पेशेंट के साथ बात करती थी, ये वो करके बहुत बात करती थी। देन मोरोस क्लाउडिंग वेल। सो क्लाउडिंग, व्हाट इज अ क्लाउडिंग? क्लाउडिंग यानी डार्कनेस, दुख के बादल छाए हैं, तब दुख हो जाता था। देन इरिटेबिलिटी, क्लाउडिंग वेल। नेक्स्ट इज प्रेज, स्वीट टॉकर्स, हमेशा अच्छी अच्छी बातें। बहू को तो मैंने बोला है, तुझे चाहिए वो कर ले, होटल से मंगवा ले, तेरा काम कर दे, लेकिन वो उसके सामने तो कुछ नहीं बोलती थी, बेटे के सामने भी कुछ नहीं बोलती थी, बस यहाँ आके बहू को उल्टा सुल्टा बोल दो। The next rubric is contented with contented oneself, better off than others। तो इसमें क्या है कि वो हमेशा ऐसे कंपेयर करती रहती थी कि इसका तो ठीक है, हमारा तो उससे अच्छा है। तो यहाँ पे अपने आप को तो वो थोड़ा ऊंचा समझती थी और दूसरों से कंपेयर करती थी कि इन लोग का थोड़ा कम है, इनके पास नहीं है, मेरा तो ठीक है, कि इन लोग को बहू बेटे पूछते भी नहीं है। तो ये इसमें कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, डिल्यूजन, माइंड डिल्यूजन, लाइफ इज अ बर्डन। देन द नेक्स्ट डिल्यूजन, इमेजिनेशन, सिटिंग, ही इज सिटिंग टू हाई, बहुत ऊपर जाके बैठी, अपने आप में खुद को बहुत ऊपर समझ रही है। तो यहाँ पे ये रूब्रिक कभी कभी प्लेटिना जैसा भी लगता है। तो ये एक बार हारून सर ने बताया था कि प्लेटिना और इसमें क्या है फर्क, कि इसमें क्या है कि एलो हमेशा कंपेयर करती है, लेकिन दूसरे को नीचा नहीं दिखाती है कभी। वो खुद को ऊपर रखेगी लेकिन दूसरे को नीचा नहीं करेगी। उसके अपोजिट में प्लैट क्या है, अपने को ऊपर ही रखती है और दूसरे को नीचा दिखाती है। तो ये इधर डिफरेंशिएशन हो जाता है। देन एंजाइटी सक्सेस, एंजाइटी फ्रॉम डाउट अबाउट, सक्सेस का डाउट है। देन द डेथ, प्रिसेंटमेंट ऑफ डेथ, प्रेडिक्ट्स द टाइम, डर तो बहुत है उसको, फियर्स भी बहुत है, आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या फियर्स है, बहुत फियर्स है उसको। ये यूजुअली अक्यूट केस में मिलता है, मुझे तो अभी अक्यूट में नहीं मिला, लेकिन ये अक्यूट का रूब्रिक है। डेथ प्रिसेंटमेंट, दैट इज द टाइम। देन द ब्लास्फेमी में है, फास्टिडियस है, aversion to change, plans, making plans, revengeful plans, fears बहुत है, fears of being alone, fear in a crowd, fear death of, fear doctor of, fear failure, fear noise from rattling noise, fear from rattling noise। So fear of noise, okay, noise यानी क्या, जो आवाज हमको अच्छा नहीं लगता है, वो है नॉइज। नेक्स्ट इज माइंड डेल्यूजन, whirling around with her surroundings। ये केस एक्चुअली 2 साल पुराना था, तो वो नी पेन तो उसका सेटल हुआ था, फिर 2 साल बाद भी वो आई थी बीच में, 4-5 महीने पहले, तो वैसे ही चक्कर का कंप्लेंट लेके आई थी। ठीक है, तो उसको पूछा था कि क्या होता है, कैसे होता है, आप घूमते हैं या बाकी का घूम आपके अराउंड घूम रहा है। तो ये स्पेसिफिक रूब्रिक उसने बोला था कि मैं ठीक हूँ लेकिन आजू बाजू का मेरे अराउंड घूम रहा है ऐसे लग रहा है। देन एक्साइटमेंट ड्यूरिंग पेन, एक्साइटमेंट ड्यूरिंग यूरिनेशन, लाफिंग नेवर लाफिंग, इंडस्ट्रियस है, इंसोलेंस है, गंभीर है, हंसेगी नहीं ज्यादा लेकिन बात ज्यादा करेगी। देन लेजीनेस, लेजीनेस के बहुत सारे सिम्टम्स है इसमें, लेजीनेस नून, लेजीनेस
ameliorates evening. Laziness waking on. मेंटल एक्सर्शन एवर्जन है उसको, और लेजीनेस नून में है, इवनिंग में वो एम्यूलरेट हो रहा है, और जब सुबह वो जब उठती है तब उसको लेजीनेस है. देन मेंटल एक्सर्शन डिजायर, दैट इज ऑल्टरनेटिंग विथ लेजीनेस. लेजीनेस बहुत है, मूड रिपल्सिव भी है. अभी लेजीनेस नून दिया है. नून का क्या मतलब होता है कि हम लोग नून यानी हाँ, थोड़ा जब सूरज माथे पे आता है तब एक्चुअली थोड़ा काम का ये होता है कि ज्यादा थोड़ा हमको जोर देके तब काम करना होता है, तब उस वो टाइम उसको ये लेजीनेस आता है. ठीक है. और इवनिंग, इवनिंग यानी शाम हो गई, शाम यानी अपनी जिंदगी की शाम हो गई, तो उसको वो टाइम लेजीनेस है. थोड़ी रिपल्सिव भी है. देन अनफीलिंग में भी है. अनफीलिंग, अनफीलिंग इज अनसिंपैथेटिक. सिंपैथेटिक नहीं है, खाली बातें करेगी, बहुत सारी मीठी मीठी बातें करेंगी, लेकिन सिंपैथी नहीं है उसको. क्योंकि उसकी बड़ी बेटी को भी मैंने देखा ना, तो वो भी एकदम एक्सप्लॉइटेड स्टेज में है. ये खुद सर्विस करती थी और बड़ी बेटी को काम पे लगाती थी. अनफ्रेंडली ह्यूमर, देन द रेज ऑल्टरनेटिंग विथ अनकॉन्शियसनेस. नेक्स्ट वर्टिगो का स्लाइड है. ठीक है. तो वो बीच में आई थी वर्टिगो के लिए, तो ये एकदम उसके एम तो एकदम डायरेक्ट रूब्रिक मिल गए उसमें से. जो वर्लिंग था, फिर मैं स्टेयर चढ़ती हूँ तो भी चक्कर आता है, नीचे उतरती हूँ तो भी चक्कर आता है. तो एक्चुअली उसका ये डिल्यूजन भी था, उसको चक्कर नहीं आ रहा था लेकिन ये डिल्यूजन था. लेकिन फिर से ये एक डोज दे दिया एलो का तो वो ठीक हो गई थी. और उसका एक और कंप्लेंट था नी जॉइंट के साथ. नी जॉइंट एक्चुअली उसका रिप्लेसमेंट को ही बोला था ऑर्थो ने. तो वो 3 महीने देख रहे थे कि होम्योपैथी से ठीक होगा कि नहीं. तो ये 2 साल हो गया. अभी वो सीढ़ी सेकेंड फ्लोर पे रहती है, तो स्टिक लेके नीचे उतरती है, स्टिक लेके चढ़ती है. एक दिन में या फिर हफ्ते में 4-5 बार यहाँ पे पास ही में थोड़ा एक आधा किलोमीटर चल लेती है विथ स्टिक. तो नी पेन बहुत अच्छा हो गया उनका. और उसके साथ उनको ना ये भी था, राइट ईयर में वैक्स बहुत जमा होता था. शी यूजेस द दिस हियरिंग एड्स. तो वो मैंने देखा तो इतना वो स्टीफ था, वैक्स इतना स्टीफ था कि वो घर पे निकाल ही नहीं सकते थे. विदाउट ईएनटी का इंस्ट्रूमेंट ना, ऑटोस्कोप के बिना कुछ कर ही नहीं सकते थे. तो स्पेशली वो वैक्स निकालने के लिए उसको हर एक ऑल्टरनेट महीना ईएनटी के पास जाना पड़ता था, फिर वो निकालो. वो ये उसका रूटीन होता ही था. तो जब से अपना फर्स्ट डोज गया ना एलो का, तो तब से उसका ईएनटी का पूरा जो एक भी विजिट नहीं हुआ है. सब कान वो पूरा पूरा क्लियर है. तब से एक बार भी वैक्स, ऐसे थोड़ा सा भी वैक्स नहीं है, वो पूरा क्लियर हो गया. और उसकी वजह से क्या हुआ कि उसका जो हियरिंग एड पे डिपेंडेंसी था वो भी बहुत कम हो गया. तो पहले उसको क्या करना था, सब काम भी करना था. तो किचन में अगर कुकर लगाना पड़ता था तो उसको वो आधा घंटा कुकर का पूरा सीटी होने तक उधर ही रुकना पड़ता था. लेकिन फिर उसने बोला की नाही, अभी आता मला खूप छान ऐकायला येते, मी आता हे वापरत पण नाही. शी इज अ महाराष्ट्रीयन. तो आता मी हॉलमध्ये बसली तरी मला कुकरची शिट्टी ऐकू येते. मला किचन मध्ये उभं राहावं लागत नाही त्यासाठी. आणि मी आता ते कानचं मशीन पण आता कमी केलंय लावायचं. तो उसका हियरिंग कैपेसिटी भी अच्छा हुआ था इससे. ओके. सो दैट वाज हेलो सोपाट्रीना. संजीवनी मैडम ने बहुत अच्छा निकाला. फील भी बहुत अच्छा था, फील अच्छा लगा उनको, और वो एनालिसिस भी अच्छा किया था संजीवनी. मैम हेलो. पोटेंसी क्या दी थी? मैम या पोटेंसी क्या दी थी? हाँ, पोटेंसी मैंने 200 दिया था नी पेन में, और वो रिपीटेशन में दिया था मैंने 15 डेज में रिपीटेशन दिया था.
एंड बाद में जब वो ये वर्टिगो के लिए आई थी ना, फिलहाल अभी 4-5 महीने पहले, तो उस टाइम 1M दिया था उनको, वो स्टैट में ही क्लियर हो गया था फिर 1M। थैंक यू मैम, बहुत 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 अच्छा केस लगा। थैंक यू वेलकम। मुझे एकदम पक्का कैसे आया वो सास बहू का रेमेडी, तो एकदम फटक से वो 2 रूब्रिक याद आ गए। सास बहू बोले तो थोड़ा एलो का एकदम झटक से याद आता है। और ये अ, सूर्यवंशी सर ने सिखाया था एलो, और बीच में अनु मैम ने भी लिया था उनका और हारून सर का जो सेशंस होता है, तो उसमें लकीली मैम ने 3 एलो का केसेस लिया था, और फिर हारून सर ने अपने फिर नोट्स भी उसमें अटैच किए थे, तो उससे बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग बहुत हुआ, और ये फिर एलो एकदम दिमाग में एकदम पक्का हो गया कि अभी मिस नहीं कर सकते। मेरे पास ऐसे 3 एलो के पेशेंट हैं, एक फाइब्रो एडिनोमा का है और एक मेंस्ट्रुअल का इरेगुलरिटी का पेशेंट है। तो दोनों का ये इन लोग का से ऐसा ही रहता है यूजुअली, वो कंपेयर करते रहते हैं कि नहीं ये तो ठीक है, ये मेरे से कम है, मैं इससे बेटर हूँ, ऐसा रहता है उनका। एकदम ऐसे प्लेट के जैसे ऊपर नहीं रहते वो लोग, कंपेयर करते रहते हैं वो लोग। और वही चलता है इन लोग का, सास बहू या फिर ये जेठानी और उसकी देवरानी, वो वैसा था बस। और कोई क्वेश्चंस? मैम हार्मोनी डिजायर एंड फेयर पोल्यूशन ऑफ एक ऐसे सॉरी सुनाई दे रहे हैं बड़ा। हार्मोनी डिजायर एंड हम्म। फेयर पोल्यूशन ऑफ एक ऐसे क्या क्वेश्चन करके ये करेंगे, डीडी करेंगे। हाँ, हारमोनी में कैसा है ना, वो खुद हारमोनी चाह रहा है, तो उसको एंगर नहीं दिखेगा अपने को ओपीडी में। ये आती थी ना, तो कैसा था उसका कि घर पे तो चुप रहती थी, लेकिन यहाँ पे आती तो बिना बोले बहू क्या सब रामायण महाभारत सब चालू रहता था कि ये है वो है ये है, वो। तो ये हारमोनी नहीं था। वो बोल, और बीच बीच में वो बोलती थी कि मैं आज नहीं, ऐसे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा है तो मैंने ये थोड़ा बोल दिया, मैंने थोड़ा बोल दिया, और उसका मेन तो वही कंसर्न था कि मैं अगर अगर बोल दूं तो घर टूट जाएगा, ऐसा नहीं उसका कंसर्न था कि अगर ये बहू बेटे को लेके चली गई तो फिर हमारा क्या होगा, तो फिर क्या है, जो घर का जो वातावरण है वो दूषित हो जाएगा, फिर उसके वजह से अगर बेटा बाहर गया तो हम लोग अकेले पड़ जाएंगे, तो फिर हम लोग को कौन देखेगा। थोड़ा बहुत तो जो घर पे है वो लोग, थोड़ा तो सपोर्ट होता ही है। दो फाइनेंशियली ये दोनों ही अंकल आंटी सब देखते हैं फाइनेंशियली, तो वो भी एक था। मुझे वो पॉल्यूशन ही लगा ज्यादा, और वो फियर था उसका, उसका जो से था उस पे फियर लग रहा था ज्यादा। तो हेलो। हार्मोनी में गुस्सा, हार्मोनी वाले पेशेंट को गुस्सा बिल्कुल नहीं होता क्या? यूजुअली नहीं होता है हारमोनी में, और वो दूसरे को भी, अभी ये तो मुझे भी बोलती थी, अपने बेटे के साथ भी बोलती थी। अभी भी कभी आते हैं दोनों तो उधर घर पे बातें करने को मिलता नहीं है, क्योंकि ये ऊंची आवाज में बोलती है। फिर बहू बेटा रहता है तो फिर बात करते हैं तो बेटी से बात पता चलता है ना। तो अभी भी वो कभी कभी आती है तो वेटिंग रूम में दवाई लेके भी वो दोनों बेटी और माँ बातें करते रहते हैं। तो वो हारमोनी है तो वो बाहर जाके फिर नहीं बोलेंगे ना, वो खाली उनको दिखा रही थी, उनके साथ ऐसे नहीं वो एक्सप्रेस नहीं कर रही थी। लेकिन यहाँ तो पूरा 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 सब सब बताती थी, ऐसा हुआ वैसा हो, उसने ये किया वो किया, बेटे के ऊपर ध्यान नहीं, ये नहीं, सब सब बताती थी। मेरा ही एक डाउट है वो कर्सिंग रूब्रिक जो है ना मैम, अभी हम्म। आके कंप्लेंट लेडीज एक दूसरे का अभी बहू हो तो सास की कंप्लेंट करती है, सास हो तो बहू हम्म। की कंप्लेंट करती है, घर का बोलती है। हम्म। तो उस हिसाब से कर्सिंग लिया है कि वो आपके सामने उसको ऐसे बैड वर्ड्स बोलती थी इसलिए लिया है? हाँ हाँ हाँ, बैड वर्ड्स बोलती थी वो, उनका गुस्सा दिखाई देता था ना, बैड वर्ड्स बोलती थी वो करसिंग। ओके मैम, थैंक यू। फिर रेट्रोस्पेक्टिव में ब्लास्फेमी में भी है एलोसोकोट्रिना। मैम ये ट्रांक्विलिटी वाला जरा रूब्रिक फिर से बता दीजिए। ट्रांक्विलिटी रिकंसाइल टू फेट कैसे लिया आपने, इसका क्या मतलब?
हाँ, वो उन्होंने बोला ना, मैं 3 महीना देखती हूँ करके आपके पास, अगर नहीं होगा तो फिर सर्जरी तो करवाना पड़ेगा। तो वो नसीब का ही भाग है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। अभी बहुत बहुत घूमी है वो। और वो नी रिप्लेसमेंट का ही बोला था उन्होंने, 2-3 डॉक्टर ने उनको नी रिप्लेसमेंट का ही बोला था। तो एक फाइनल ऑप्शन था कि देखते हैं करके, हम लोग ये देखते हैं, नहीं होगा तो फिर ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, नसीब के आगे कुछ नहीं है। हेलो मैम, ओके। इसको गैम्बलिंग से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? गैम्बलिंग भी हो सकता है ना सर? ये गैम्बलिंग नहीं हो सकता क्या? ऐसा पूछ रही थी मैं कि अभी मैडम पता है ना नहीं, हॉस्पिटल से। गेमलिंग में क्या है कि वो गेमलिंग में वो जुआ खेलेगा और यहाँ एक होप के तो साथ आया है, तो ये गैम्बलिंग नहीं होगा। गैम्बलिंग में तो यानी उसके फायदा बोलने के नुकसान नहीं टोन से समझ में देखेगा आएगा कि मैं, गैम्बलिंग में। हाँ ओके। गैम्बलिंग, मैं बोलूं मैम? हाँ हाँ मैम हाँ, बोलिए। बोलिए। हाँ, गैम्बलिंग बोलिए। में जो है ना, पेशेंट आकर बोलेगा कि देखिए सब जगह से तो थक ही गए हैं, एक चांस आपको भी देकर देखते हैं क्या होता है। ऐसा उसका वर्जन रहेगा, ऐसा टोन रहेगा। और हाँ, ये चांस जो लेगा, चांस ट्रांक्विलिटी से, लेगा, वो हाँ, चांस एक लेगा। एक मौका आपको भी दिया, ऐसा बोलेगा गैम्बलिंग में। और सेट वाला तो आप बोल ही दी हैं, उसमें एक होप झलकेगा कि हाँ आप पर विश्वास है, आप ठीक कर दीजिए, शायद भगवान की मर्जी होगी तो ठीक हो जाएगी, इस तरह से बोलेगा। इसमें आप पर एक तरह से ना दाव लगाएगा कि आपको एक चांस दिया, देखते हैं क्या होता है। अधिकांश तो पेशेंट जो यहाँ गैम्बलिंग पे पेशेंट वाले होते हैं वो ये बोलते हैं कि सर बहुत इलाज तो करा लिया, पर अब चलो आपका भी देख लेते हैं, या चलो एक बार होम्योपैथी भी आजमा के देख लेते हैं, है ना, ये गैम्बलिंग पेशेंट होगा। और इसमें तो ये है कि यदि यहाँ आराम नहीं मिला तो फिर हम ऑपरेशन में, यानी फिर वो इस तरफ से शांत हो जाएगा, होम्योपैथी की तरफ से शांत हो जाएगा, वो आगे निकल जाएगा अपनी किस्मत के साथ समझौता करके, जो भी रनिंग है तो वो उसको पहले क्लोज कर देगा। दिमाग में रख के ही आई थी, हम लोग 3 महीना करके देखते हैं, नहीं हुआ तो फिर सर्जरी तो करवाना ही पड़ेगा। तो उसने मान हाँ, लिया वो था एक कि कदम अभी आगे की बात कर रहा है, हाँ। एक कदम आगे की, यदि यहाँ एक नहीं हुआ कदम तो फिर आगे की चला बात जाऊंगा। कर रहा तो है और एक कह रहा है कि 3 महीना आपको हम मौका दे रहे हैं और करवा के देखते हैं। और वो कहे, गैम्बलिंग वाला कहेगा कि आपको एक मौका दे रहे हैं, ये इतना टाइम नहीं देगा। वो फर्स्ट बार में ही बोलेगा कि एक मौका आपको दे रहे हैं, आपको भी आजमा लेते हैं, यहाँ वहाँ वहाँ सब जगह घूम लिए, अब आपको देखते हैं आप क्या कर पाती हैं मेरे लिए। इस टाइप का उसका वर्जन और टोन आता है। पर ये कैसे दिमाग में रख के ही आई थी, नहीं हुआ तो करना ही है सर्जरी, ठीक है। तो वो उसके दिमाग में था ही, अगर नहीं हुआ तो वो नसीब पे उसने छोड़ दिया था कि हम लोग करवा लेंगे सर्जरी। ऐसा नहीं कि उसको करना ही नहीं था, ऐसा नहीं था। यस, ओके मैम, थैंक यू। कॉन्स्टिपेशन, एग्रीवेशन और एंगर सपरेशन। एंगर एंगर सप्रेशन। सप्रेस इस केस में था ही नहीं। डीडी वो कैसे डिफरेंशिएट, कैसे रूब्रिक लेते टाइम कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ, एंगर सपरेशन में क्या दिखता है, अपने को एंगर दिखेगा लेकिन वो जिसको बोलना है उधर नहीं बोल रहा है ना, वो एंगर सप्रेस हुआ। वो उसने मान लिया है कि अभी आगे एंगर एंग्री दिखाना ही नहीं है बाहर। और ये कॉन्स्टिपेशन में क्या, आपने क्या बोला, कॉन्स्टिपेशन नहीं ना? कॉन्स्टिपेशन, एग्रीवेशन। ओके। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या है, जो गंदा चीज है वो बाहर निकल नहीं रहा है, उसकी वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, और उसके सिम्टम्स उसकी वजह से एग्रीवेट हो रहे हैं। इधर एंगर वो दिखा रही थी और घर पे भी वो बोल रही थी, बीच बीच में वो बहू को बोलती थी कि ये ऐसा है, ये ऐसा तुम मत करो, ऐसे मत करो। लेकिन इसमें सप्रेस नहीं था, एंगर सप्रेस बिल्कुल नहीं था। वो एंगर था, वो घर पे भी वो बोलती थी, लेकिन वो एकदम कम बोलती थी कि उसका वो मन में था कि अरे नहीं, रिस्ट्रेन करती थी। हेलो का वही रहता है ना, स्पिंक्टर
कंट्रोल नहीं होता है, तो उनको पूरा ध्यान स्पिंक्टर पे रखना पड़ता है कि बाबा इससे मैं बोल देती हूँ लेकिन एकदम मेरा फिर भी कंट्रोल होना चाहिए ये स्पिंक्टर पे। मैंने छोड़ दिया तो ये इनवॉलंटरी स्टूल हो जाएगा, सब गंदा हो जाएगा घर का वातावरण। समझा? तो अपना एचएसएस का बेसिक कोर्स बहुत ही अच्छा है। मैं अभी तक जितना जब सीखी हूँ, जो इन डिटेल मैंने जब सब ये ड्रग्स सीखे हैं वो एचएसएस से ही सीखे हैं। अपने मेंटर्स भी बहुत अच्छे हैं और अभी अपना ये बेसिक टू एडवांस कोर्स भी चालू है, तो उसमें हम लोग बहुत अच्छे इन डिटेल देख रहे हैं कि हर एक रेमेडी का कौन कौन सा एंगल है, हर एक की जर्नी है, जर्नी भी पता चलती है और नए नए जो रेमेडीज है जो हमको पता भी नहीं और रोज बाकी के सब लोग यूज कर रहे हैं, तो वो भी हम लोग को यहाँ से पता चल रहा है। तो मैं चाहूंगी कि जिन जिन को सच्ची में होम्योपैथी सीखना है वो एक्चुअली ज्वाइन कर ले ये कोर्स। थैंक यू मैडम। एचएसएच का बेसिक कोर्स प्राइमरी कोर्स जनवरी से जुलाई तक होगा, जिसके रजिस्ट्रेशन चालू हैं और रनिंग तो अभी आगे बढ़ चुका है, बेसिक टू एडवांस, तो वो अगले जुलाई के बाद होगा। तो जो लोग नए हैं माइंड मेथड पे, जिनको माइंड मेथड पे और अच्छी पकड़ रखनी है, जो अभी तक क्लासिकल कर रहे थे, जिनसे माइंड मेथड के में दिक्कत आती है रूब्रिक सिलेक्शन में, या माइंड मेथड की पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज को कैसे डीडी करना है, वो लोग जरूर इस कोर्स के बारे में सोचें। एडवर्टाइजमेंट और रजिस्ट्रेशन लिंक सुबह डलती है, तो आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि 40 प्लस के बहुत सारे डॉक्टर्स जो BHMS पढ़ के और जिन्होंने सोचा था कि अब हम तो कभी कर नहीं पाएंगे, बच्चों में फंस के रह गए, बच्चों की केयर परवरिश में या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में रह के हम लोग उलझ गए, वो बेसिक प्राइमरी कोर्स करके अब इस एज में उन्होंने अपने क्लिनिक रन स्टार्ट किए हैं और बहुत अच्छा रन कर रहे हैं। यस सर जी यस सर, मैं बता सकती हूँ कि मैंने खुद से ये 2-3 साल से ही होम्योपैथी स्टार्ट किया है। पहले फैमिली में ही थोड़ा ध्यान था और अपना ये बेसिक कोर्स इट इज सो वंडरफुल, इतना अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा हुआ है रेमेडीज, जो अपना डेली ब्रेड एंड बटर रेमेडीज के मैं कॉन्फिडेंटली मैं अभी दे रही हूँ। तो और मैंने बहुत अच्छे मीन्स केसेस भी बहुत अच्छे निकल रहे हैं और बहुत बहुत फायदा हुआ है। थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड टू ऑल मेंटर्स, ऑल टीचर्स, बहुत अच्छे। मैडम, थैंक यू। Hello, doctors. For those who are new to the mind method or are into GP practice but want to start homeopathic practice, HSH is bringing you a basic course of applied mind method. The basic course starts in January, where we will teach you rubric selection, common version of patients, daily used rubrics and remedies, entry point of those remedies, confirmatory questions of remedies. You will get recording of these sessions for 3 months. This course will enable you to start your practice independently. You can enroll for our program. This course will connect you to a group of mentors who are always ready to help you anytime you are stuck in your case. For more details, contact Dr. Ashok Avadia. Phone number 9893805528. Thank you.